नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनो यादव। सबसे पहले बात करेंगे हम ठंड की, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चलने से लोग परेशान हैं। सूरजपुर में तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं गरियाबंद की बात करेंगे जहां पर 11 डिग्री और मुंगेली में भी 11 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रायगढ़, धमतरी और बलरामपुर में 12 डिग्री तापमान नोट किया गया है, तो वहीं बलौदाबाजार में, बीजापुर में भी 13 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश के कई इलाकों में कुहासा और शीतलहर से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। तो आप ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, ये प्रदेश के कई इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब अलाव के बिना लोगों का रहना मुश्किल है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि हर जगह अलाव की व्यवस्था की जाती है ताकि लोग इस शीतलहर से और इस ठंड से बच सकें। तो अनेक तरीकों से जतन किए जा रहे हैं ताकि इस ठंड से बचा जा सके। कड़ाके की ठंड प्रदेश में इस समय देखने को मिल रही है, महसूस की जा रही है। न्यूनतम तापमान जो है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस कई इलाकों में दर्ज किया जा रहा है। बाकी अन्य इलाकों की बात करें तो 10 से 12 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है और इस सितम के बीच में कई लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। जरूरी कामों से ही लोग बाहर जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन ने भी इस ठंड को देखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव किए हैं। देरी से स्कूल खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि कड़ाके की ठंड के बीच में बच्चों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो प्रदेश के कई इलाके कोहरे और शीतलहर से परेशान हैं, शीतलहर की चपेट में हैं और अलाव के सहारे इस ठंड से बचाव के तमाम जतन किए जा रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, मुंगेली से संवाददाता प्रशांत शर्मा जुड़ गए हैं। प्रशांत, अब देखा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि अलाव भी व्यवस्था की गई है। लोग बिना अलाव के रह नहीं पा रहे हैं। किस तरीके के आसार हैं आज सुबह से? जी रेनू, निश्चित रूप से मुंगेली जिले में भी प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर और कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए किस तरह अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि नगर पालिका या नगरीय प्रशासन के द्वारा किसी तरह अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और ये जो लोग हैं वो अपने व्यवस्था से आग की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे ये जो सुबह निकलने वाले लोग हैं वो ठंड से बच सके। वहीं मैं बता दूं कि ठंड को देखते हुए, कड़ाके की ठंड को देखते हुए जो जिला प्रशासन है उन्होंने स्कूल के समय में परिवर्तन किए हैं और जिससे बच्चों को राहत मिल सके। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि कहीं न कहीं लोगों को परेशानी ठंड से हो ही रही है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी वनांचल में जा रहे हैं और जो वनवासी है, बैगा आदिवासी है, उनको शाल, कंबल आदि सामग्री का वितरण कर रहे हैं जिससे उनको राहत मिल सके। जिस तरह ठंड को देखने को मिल रहा है कि लगातार जो तापमान है वो नीचे गिरते जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आगे भी अभी लगता है कि ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जी रेनू। जी बिल्कुल। और हमारे साथ सूरजपुर से संवाददाता वरुण राय भी जुड़ गए हैं। वरुण, कैसे हालात हैं? कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कितना तापमान देखा जा रहा है सूरजपुर में? जी वरुण, आपको आवाज आ रही है? किस तरीके की स्थितियां हैं सूरजपुर में? तो शायद उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत के पास फिर से चलते हैं, जो कि मुंगेली में जो स्थिति है वो ऐसी है कि लोग घरों से बाहर भी निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रशांत, बाजार की कैसी स्थिति है? क्या बाजार अच्छी तरीके से खुल पा रहे हैं? लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से? जिस तरह कड़ाके की ठंड पड़ रही है, निश्चित रूप से लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें परिवर्तन आया है और सुबह लोग काफी देर से बाहर निकलते हैं और मार्केट भी जो है लेट से खुल रहा है, क्योंकि ठंड जिस तरह है लोग बाहर निकलने से बचे। जिस तरह ठंड पड़ रही है, मौसमी बीमारियों का खतरा है, लोग सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित हैं और अस्पतालों में भी जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर जिस तरह देखा जाए ठंड का जो असर है उससे लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जी दीदी। जी बिल्कुल। और ये भी देखा गया कि जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए एहतियात के तौर पर स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव किया था। जो सुबह से स्कूल चलते थे उनके 1 से 1.5 घंटे का फर्क आया है टाइमिंग में। तो क्या स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे हैं?
जी इस तरह ठंड थी। सुबह जो पाली लगती थी 7:30 बजे स्कूल लगता था, उसे बढ़ाकर उसे 8 बजे स्कूल लगाया जा रहा है, जिससे बच्चे पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड के कारण बच्चों की जो कक्षाओं में है वो कम देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि उनके बच्चे इस तरह ठंड को सहते हुए स्कूल जाए। तो कुछ दिनों से 2-4 दिन है, यानी कि बहुत ही कम संख्या में स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहे। सूरज गुप्ता बलरामपुर से जुड़ गए, शेख इमरान गरियाबंद से जुड़ गए हैं। तो पहले तो सूरज के पास चलते हैं। सूरज, बलरामपुर में कैसी स्थिति है? 13 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है, किस तरीके के हालात हैं? जी रेनू, बता दूं कि बलरामपुर जिले में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किए जा रहे हैं। उतार चढ़ाव होने की वजह से ठंड गर्म, और इन दिनों जो कोहरे छटे हैं, कोहरे हटने के बाद से ठंड हवाएं और जो ठंडी है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। लोग अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में लोग थोड़े कम ठंड से परेशान है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों ठंड कड़ाके की पड़ रही है और वहां के लोग काफी ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज हो रहे हैं, उससे ग्रामीणों को दिक्कतों का तो सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था तो करा दी गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण दिन भर इन दिनों गर्म कपड़े के सहारे में चल रहे हैं। जी रेनू। जी बिल्कुल, और गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गर्म कपड़ों के ठंड से निपट पाना भी बहुत मुश्किल है। शेख इमरान, आपके पास आते हैं। कैसे स्थिति है गरियाबंद में? चूंकि गरियाबंद में भी जो पारा है वो आसपास 10 से 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, और कड़ाके का ठंड तो है ही, शीतलहर भी चल रही है वहां पर। जी देखिए, काफी ठंड है और सुबह का जो माहौल है वो ज्यादा ही ठंड रहता है। कड़ाके की ठंड है। लोग ठिठुरन भरी ठंड में ही दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि अभी जो तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस है, और इस तापमान के बीच लोगों को घर से निकलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रहा है। जो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ज्यादातर स्कूलों में हम देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जो बादल की छटा है वो घट रही है, तो जो ठंड है उसका स्तर भी बढ़ रहा है। और सुबह जो खेतों में जो पराली है वहां पर भी ओस की ज्यादा बूंद और बर्फ जैसे परत जमती है। लेकिन गरियाबंद जिले में 2 इलाके हैं, एक शहरी इलाका और एक जंगली इलाका। तो पहाड़ों से घिरा हुआ जो गांव है, जो शहर है, वहां ज्यादा काफी ठंड है, और शहरी इलाकों में भी ठंड काफी है। और जैसे कि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो अभी भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि ठंड का जो असर है वो काफी ज्यादा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और अलाव जलाकर दिन भर बैठ रहे हैं, और गर्म कपड़ों का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। दिन भर हम लोगों को गर्म कपड़े में ही देखते हैं। और ठंड की बात करें तो ज्यादातर हॉस्पिटल में जो शिकायतें हैं वो सर्दी खांसी की ही शिकायतें मिल रही है, और ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि ठंड की वजह से वो काम पर भी निकलने में काफी उन्हें दिक्कतें हो रही है। और सुबह तो कोहरा छाए रहते हैं, और इस कोहरे का जो असर है वो दिन भर दिखाई देता है। तो जो तापमान है वो लगातार कभी बढ़ता है और कभी कम होता है, और कम होने से काफी ज्यादा लोगों को भी परेशानी होता है। और जो धान बेचने किसान जा रहे हैं धान मंडी में, तो धान मंडी में सुबह से किसान पहुंचते हैं, लेकिन वो भी कम संख्या में आ रहे हैं, और जैसे ही धूप निकलता है तो किसान जाते हैं। तो ठंड का एक बड़ा असर गरियाबंद जिले में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा असर है। और एक बार फिर से हम बलरामपुर का रुख करेंगे सूरज के पास। सूरज, देखा यह जाता है कि जब भी कड़ाके की ठंड होती है तो सर्दी जुकाम से लोग काफी परेशान होते हैं, और ये भी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बहुत परेशानी होती है। ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। सर्दी खांसी जुकाम की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर हमने इस पर जब पड़ताल की, हमने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से जब बात की, तो उन्होंने कहा कि इन दिनों हॉस्पिटल में मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य विभाग के केंद्र हैं, जहां पे हॉस्पिटल है, वहां पे लगातार मरीज आ रहे हैं। उन्हें ज़्यादातर समस्याएं सर्दी खांसी की हो रही है, फीवर की हो रही है। उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें किसानों को, तो किसानी कार्य भी काफी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि किसान जो होते हैं वो सुबह के टाइम सोचते हैं कि अपना किसानी कार्य करके बाकी दिन का कार्य जो है कर ले, लेकिन ठंड इतनी है कि किसानी कार्य भी दिन में सुबह के वक्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका आधा समय ठंड की वजह से व्यर्थ हो जा रहा है। यानी कि किसानों के कामकाज भी काफी प्रभावित हो रहे हैं इस वजह से। बिल्कुल, और हमारे साथ सूरजपुर से वरुण राय भी जुड़ गए। वरुण, कैसे हालात हैं सूरजपुर में?
रेनू देखिए लगातार सर्दी का सितम बना हुआ है और आम जनजीवन लगातार प्रभावित ही है, क्योंकि देर रात और अल सुबह निकलने वाले हालात नहीं है कि शीत लहर का जो है पूरे दिन भर स्थिति यही बना रहता है। तापमान में लगातार गिरावट है। ऐसे में जो आम जनजीवन है और खासकर बात करें कृषि बाहुल्य सूरजपुर जिला, ऐसे में किसानों की जो खासकर सब्जियों की फसल है उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती है, शीतकालीन सब्जियां होती है, उनके लिए लगभग अगर सब्जी तोड़ी जाती है तो भी 24 घंटे का ही वक्त होता है उसे बेचने के लिए, और अगर खेतों में पड़े रहते हैं उसे सही समय पर तोड़ा न जाए तो भी स्थिति वही है। लेकिन जिस तरह से शीत लहर और जिस तरह से पाला पड़ रहा है, तो ऐसे में जो हरी सब्जियां उनको खासकर बेतहाशा नुकसान हो रहा है, किसान भी प्रभावित हो रहे हैं, आम जनजीवन जो शीत लहर की चपेट में आ रहे हैं वो भी खासा प्रभावित नजर आता है। तो जो सड़कों पर जनजीवन नजर आ रही थी वो खासकर धीमी हो चुकी है और सर्दी का सितम जो है लगातार बना हुआ है। रीनू, सूरजपुर जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इस तरीके से ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी है। और अब बात करेंगे रायगढ़ से अहम खबर की, जहां एसपी ऑफिस के पास अनशन पर बैठे किसानों का अनशन जारी है। पुसौर तहसीलदार पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने तहसीलदार पर आरोप लगाए हैं मारपीट करने और स्कूटी जब्त करने का आरोप लगाया गया है। रायगढ़ एसडीएम ने मामले में जांच कराने की बात कही। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। तो एसपी ऑफिस के पास अनशन पर बैठे हैं किसान, पुसौर तहसीलदार पर मारपीट करने का ये आरोप लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर किसान जो किसान अनशन पर बैठा हुआ है उसका ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसकी स्कूटी भी जब्त कर ली गई। किसान ने तहसीलदार पर ये आरोप लगाए हैं और रायगढ़ एसडीएम ने मामले में जांच कराने की बात कही। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। बैठा हूँ अनशन में जी, और ऐसे खुले आसमान पर जी ऐसे ही बैठा हूँ जी, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा और नंदकिशोर सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगा जी, एफआईआर नहीं होगा जी, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कोई आया था रात में उठाने आपको? क्या प्रशासन से, पुलिस से कोई मिलने आया था आपको? हाँ, आए थे मिलने, पुलिस से तो आया था। क्या बोले? मेरे को बोल रहा था कि भाई ठंड में आप मत बैठिए और शरीर बिगड़ जाएगा, ऐसा है वैसा है, और आपको यहाँ नहीं बैठना था, उस और तहसील में बैठना था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरपाल सिंह खूंटे लाइव जुड़ गए। हरपाल सिंह, सबसे पहले तो ये बताएं, बुजुर्ग किसान अनशन पर बैठे हुए हैं और ठंड कितनी ज्यादा वो सभी को मालूम है। क्या विवाद था, क्यों तहसीलदार पर मारपीट का ये आरोप है और कारण क्या है इस मारपीट के? जी, इस वक्त रायगढ़ के पुसौर किसान जो है रायगढ़ के गांधी प्रतिमा के पास बैठे हुए हैं। पूरी रात रायगढ़ में अगर बात करें ठंड की तो रायगढ़ में 8 से 10 डिग्री तापमान नीचे चला जाता है और कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे बुजुर्ग बैठा है। बुजुर्ग इसलिए बैठा है कि कल जो है उसके साथ पुसौर के तहसीलदार एन के सिन्हा के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि उनके जो सिविल वाद चल रहे हैं, जमीन को लेकर एक वाद चल रहा है, जमीन के वाद में अपर न्यायालय में उनके पक्ष में फैसला दिया था जिसकी अवहेलना करते हुए तहसीलदार ने जो है पूरे जो ये आदेश था उसको निरस्त कर दिया और फिर से जो है कोर्ट में पेशी दे दी। उसके बाद से जो है जब ये किसान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर दावा कर दिया तो उसके बाद से जो है तहसीलदार भड़क गया और इसी आवेश में आकर उसने बुजुर्ग के साथ मारपीट कर दिया। इस वक्त हम मौजूद है वहां पर जहां बुजुर्ग रात में खुले आसमान के नीचे बैठे थे और हमारे पीछे देख सकते हैं ये बुजुर्ग अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक तहसीलदार के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज नहीं होगा, इनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जो है ये यहीं पर बैठे रहेंगे। इनसे बात करेंगे कि आखिर रात में क्या चुनौतियां रही और अभी जो वो किस तरह से देख रहे हैं, कितने परेशानी हुई। बाबा, क्या कहना चाहेंगे आप अभी अपने पूरे समस्या को लेकर? मैं कब से बैठे हैं आप? मैं कल शाम से बैठा। जी, जिस प्रकरण में जी मेरे प्रकरण में मतलब फैसला दिया है जी, उस फैसला के विरुद्ध में जी नंदकिशोर सिन्हा के विरुद्ध जी सिविल न्यायालय में जी मैं
कंडम ऑफ कोर्ट के। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी चाचा? जैसे देख रहे हैं आपकी उम्र क्या होगी अभी? 70 से ऊपर है। अच्छा, 70 से ऊपर कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, कितना तकलीफ हो आपको? 70 से ऊपर कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, कितना तकलीफ हो आपको? तकलीफ तो हुआ है और न्याय मिलने के लिए तकलीफ तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, जिस वाद को लेकर परेशानी आ रही है, जिस मामले को लेकर, वो क्या है? मतलब असल में उसकी हकीकत क्या है? क्या फैसला आया था? कहाँ आपका विवाद चल रहा है अभी? विवाद तो कहीं नहीं है। विवाद जबरदस्ती ये तहसील न्यायालय वाले और मुसर पुलिस वाले बनाते हैं विवाद मेरी प्रॉपर्टी में, और वो विवाद न्यायालय में जब जाता है तो मेरे पक्ष में फैसला हो जाता है, और फैसला होने के बाद में भी वो न्यायालय का आदेश को पालन नहीं करवाते हैं। ये कल क्या हो गया? रायगढ़ आ रहा था जी, और रायगढ़ आने का मतलब मैंने मेरे न्यायालयीन काम से आ रहा था जी, से तो नहीं था लेकिन न्यायालयीन काम से आ रहा था मैं। जी बिल्कुल। और कुछ न्यायालयीन काम से आ रहा था मैं, और कुछ न्यायालयीन कागजात मतलब मेरे डिक्की में है, और 2000 रुपया भी था उसमें। गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी की जब्ती की बात कह रहे थे, क्या है गाड़ी का मामला? जब्ती नहीं किया, वो लूट के ले गया हूँ। कौन ले गया था? वो तहसीलदार। कौन? तहसीलदार के जो आदमी लोग भी रहते हैं ना, उसकी चपरासी उपरासी नहीं रहते हैं क्या, बाबू पाबू, ये सब तो थे वहाँ, और सब चाबी वो भी लूट के ले गए और सब ये कर दीजिए। अच्छा, कल एसडीएम रायगढ़ एसडीएम जो है गगन शर्मा, उन्होंने जो है एक आश्वासन दिया था कि जांच होगी, जांच के बाद जो है दोषी पर कार्रवाई भी की जाएगी, उसके बाद भी आप बैठे हैं। क्या जो अधिकारी हैं उनके जो आश्वासन है उसमें आप संतुष्ट नहीं है, या अभी क्या चाह रहे हैं? कब तक बैठेंगे? क्या इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अगर आपकी उम्र 70 साल है, कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, तो क्या होगा? इसके लिए सिन्हा जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यदि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई देख नहीं हो रही, तो इसके लिए पूरा जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है कि बुजुर्ग किसान अनशन पर बैठे हैं और कोई अधिकारी यहां पहुंचा नहीं है बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हरपाल सिंह। अगली खबर कब हम रुक करेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। सिहावा धमतरी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक, सीएम भूपेश बघेल करेंगे समीक्षा बैठक, कई विकास कार्यों को लेकर करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। रायपुर में विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण कार्य का शुभारंभ होगा। आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे संरक्षण कार्य का शुभारंभ। राजीव युवा मितान क्लबों को वर्चुअल राशि करेंगे ट्रांसफर। दुर्ग के गिरहोला में सतनामी समाज सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। खबर रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। इमरजेंसी लगाने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। 3 जनवरी को एक असाधारण अधिसूचना जारी की गई है। 33 जिलों के कलेक्टरों को दिया गया अधिकार। ब्रजमोहन अग्रवाल का ये बयान है, किसी पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का दिया गया अधिकार। मुझे लगता है कि सरकार डर गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं, और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए, और जिस प्रकार की उसमें उद्घोषणा की गई है वो भी आश्चर्यजनक है कि इसका निर्णय कौन करेगा जो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, इमरजेंसी लगाने का आरोप लगा रहे हैं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पूरा मामला क्या है? देखिए रेणु, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का ये बड़ा आरोप है सरकार पर, और उन्होंने एक असाधारण अधिसूचना को लेकर एक बड़ा सवाल किया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 जनवरी 2022 को एक असाधारण अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जिससे प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को एक विशेषाधिकार दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वो किसी भी व्यक्ति पे जब चाहे तब लगा सकता है। और इसी लेकर के पूरा ये बयान है वो जारी करते हुए उन्हें सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यही पूरा मामला है जिसको लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। विधानसभा चुनाव के लिटमस